हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट में। आज हम भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में देखेंगे और उससे कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान राष्ट्रपति हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनका क्रम कौन सा है? ये 15वें क्रम की हैं और ये व्यक्तिगत तौर पे हैं 15वां क्रम। व्यक्तिगत तौर पे मतलब जैसे कि जितने भी व्यक्ति अभी तक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं उनमें इनका क्रम जो है 15वां है। वैसे 16वां निर्वाचन आयोग, मतलब 16वां निर्वाचन है ये, और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का निर्वाचक मंडल है ये इनकी नियुक्त करता है। इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है और इसका जो गठन है भारत का संविधान के तहत किया गया है जो कि 26 जनवरी 1950 को बना था। इनका जो वेतन वर्तमान समय में 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब से कब तक? ये सन 1950 से लेकर के सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इससे द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि सन 2017 से लेकर के सन 2022 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता। इस पद की योग्यता क्या क्या होती है? अनुच्छेद जो 58 के अनुसार जो राष्ट्रपति पद के लिए वो योग्यता है कि सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो हो 35 वर्ष हो और वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। क्या क्या चाहिए हमें अर्हताएं इसके लिए? भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है। ठीक है। इसके अनुसार जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के हिसाब से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से और एकल संक्रमणीय मत के आधार पे किया जाता है। और कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे, यानी उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? पहला तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के वे सदस्य जो चुनकर आए हुए हैं वे इसमें भाग लेंगे। दूसरा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें जो व्यक्ति निर्वाचित होकर आए हैं वे सभी इसमें भाग लेंगे। और कौन भाग लेगा? दिल्ली और पौंडीचेरी संघ के, जो दिल्ली और पौंडीचेरी जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वे इसमें भाग लेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन इसमें भाग लेने वाले हैं। पहले तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य, दोनों के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्यसभा के राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या क्या आता है? पहला है कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है विधायी शक्ति, तीसरा है वीटो शक्ति, चौथा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, फिर है सैन्य शक्तियां, फिर है न्यायिक शक्तियां, फिर है वित्तीय शक्तियां और फिर है आपातकालीन शक्तियां। अब ये कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? जो भी शासन द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है।
अनुच्छेद जो 299 उसमें लिखा गया है कि कोई भी कार्य जैसे कि संधि, समझौता, ये सब जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। जो संघ सरकार होती है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गए, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए, भारत का महान्यायवादी हो गया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया, वित्त आयोग हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य हो गए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी हो गए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के प्रतिवेदन देने वाला आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, राजभाषा आयोग हो गया, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, ये सभी आयोग हो गए जिनके प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब दूसरा है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? संसद के जो सदन होते हैं उनके सदन के जो सत्र हैं उनको आहूत करना और सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना, ये सारी शक्तियां किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती हैं। यदि राज्यसभा और लोकसभा में कोई गतिरोध आ रहा है तो दोनों की संयुक्त बैठक करवाना भी राष्ट्रपति का काम होता है। जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। ये अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है साहित्य, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है कला और चौथा है सामाजिक विज्ञान। इन सभी विषयों से नियुक्त किए जाते हैं। फिर अगली जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो है वीटो शक्तियां। वीटो शक्ति किसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी संसद में कोई विधेयक पारित होता है तो वो विधेयक तब तक नहीं पारित माना जाएगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो सकते हैं। कोई भी विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति के प्रमुख रूप से 3 कार्रवाइयां कर सकता है। या तो उस पर अनुमति दे दे, या अनुमति ना दे, या उसको पुनर्विचार के लिए भेज दे। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक के अलावा अन्य और कोई भी विधेयक होगा उसको पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन केवल एक ही बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि वह विधेयक पुनः बदलकर या उसी रूप में वापस आता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की जब कभी भी संसद जो अपने कार्य में नहीं होती है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके विभिन्न नियमों को लागू करवाता है, ठीक है। सैन्य शक्तियां क्या होती हैं? जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति माना जाता है, ठीक है। और फिर न्यायिक शक्तियां कौन कौन से उसके पास में है? जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। इसके पास में क्षमादान की शक्ति होती है। कोई व्यक्ति जिसका किसी भी व्यक्ति का अपराध पूर्णतया क्षमा कर सकता है, और या तो जो दंड है उसको कम कर सकता है, या उसको मतलब कि दंड का जो तरीका है उसको बदल सकता है, ठीक है। और उसके पास ये भी अधिकार है कि जो दंड है उसको कुछ समय के लिए टाल दे, ठीक है। ये न्यायिक शक्तियां उसके पास में है। फिर वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं? कोई भी जो धन विधेयक है राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। उसकी अनुमति के बिना वित्तीय अनुदान जो होते हैं नहीं दिए जा सकते हैं। जो आकस्मिक निधियां होती हैं उस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं? जैसे कि अनुच्छेद जो 352 है उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति जो है युद्ध, विदेशी आक्रमण या समस्त विद्रोह की स्थिति में जो संकट उत्पन्न हुआ उसमें आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें इसमें संशोधित करके ये कहा गया कि 352(1) में कि राष्ट्रपति आपातकाल की तो घोषणा कर सकता है, लेकिन इसको अपना लिखित निर्णय मंत्रिमंडल को देना पड़ेगा।
ठीक है। फिर इसके बाद में और क्या है, यदि राष्ट्रपति चाहे, यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो रहा है कि किसी राज्य का जो कि शासन जो है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि पूरे भारत में या राज्य विशेष में आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, तो वह अनुच्छेद जो 360 है उसके अंतर्गत वित्तीय संकट घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सबसे पहले उसको 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और जो कुल सदस्य है, मतलब जिस भी सदन से उठ रहा है, पहले चीज तो ये किसी भी सदन में राष्ट्रपति का महाभियोग का जो प्रोसेस है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये जिस भी सदन में लाया जाएगा उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/4 जो सदस्य अगर उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ, राष्ट्रपति के खिलाफ चलाने की प्रक्रिया की जाए। लेकिन प्रक्रिया को शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को एक 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। उस दौरान यदि वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपने आप को सही साबित कर सकता है कि उसने किसी भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है, यदि अपने आप को ऐसा साबित नहीं कर पाता है तो 14 दिन बाद ये दोनों सदनों में इसके महाभियोग पर वोटिंग की जाएगी, जिसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 से बहुमत पारित अगर हो जाता है, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, ये विशिष्ट बहुमत पारित होगा, 2/3 से पारित करना पड़ेगा। यदि ऐसा संकल्प पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सबसे पहले हमें उसको 14 दिन का नोटिस देना होगा, और कुल सदस्य संख्या, जिस भी सदन से उठ रहा है उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/4 जो सदस्य हैं वे अपने हस्ताक्षर करें कि हाँ, महाराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए, तब शुरू होगा। और महाभियोग का प्रोसेस पूरा करने के लिए हमें दोनों सदनों से अलग अलग कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। अनुच्छेद 55 में लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी। अनुच्छेद 56 में लिखा है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आहार्यताएं कौन कौन सी हैं वो उनके बारे में लिखा है। अनुच्छेद 59 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। ठीक है। अनुच्छेद 60 में लिखा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। क्या लिखा है अनुच्छेद 60 में? राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61 में लिखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। फिर अनुच्छेद 62 में लिखा है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाता है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होगा, और अगर कोई आकस्मिक रूप से रिक्ति होती है तो उसके निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी। ठीक है। फिर अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमा आदि की क्या करेंगे? इसमें मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। इसमें क्या होगा? क्षमा आदि की, मतलब सही है कि मतलब क्षमा आदि की शक्ति। ठीक है।
या कुछ, यहाँ कछ नहीं होगा, यहाँ लिखा है कुछ, क्या लिखा है कुछ, यहाँ लिखा हुआ है कुछ, कुछ, हाँ ये देखिए ये लिखा है कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, हाँ तो देखिए अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में लिखा है। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी होंगी, उसमें राष्ट्रपति का क्या रोल है, उस ये अनुच्छेद 53 में लिखा है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति लिखी गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि लिखी गई है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए क्या क्या पात्रताएं होंगी उसके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं उनके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 59 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिखी गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया लिखी गई है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 62 में क्या लिखा है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके निर्वाचन होगा उसका समय क्या होगा। यदि आकस्मिक रूप से खाली हुआ है तो जो व्यक्ति चुना जाएगा उसकी पदावधि क्या होगी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 72 इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति लिखी गई है और ऐसे मामले, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें वह जो सजाएं हैं उनको निलंबित कर सकता है, उनका रूप बदल सकता है या उनमें कमी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, ये 11 अगस्त से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इनका क्रम कौन सा है, व्यक्तिगत तौर पे ये 14वें हैं। ठीक है, इनका नियुक्तकर्ता कौन है, भारत का निर्वाचक मंडल इनका नियुक्त करता है। इनका कार्यकाल कितना है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनका वेतन 4 लाख प्रतिमाह होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो कि सन 1952 से लेकर के सन 1962 तक रहे थे। जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है एम वेंकैया नायडू जो कि सन 2017 से लेकर के सन 2022 तक रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए हमें कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, ये जो योग्यताएं हैं वह अनुच्छेद 66(3) में लिखी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीन किसी अन्य स्थानीय सरकार में किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी ना हो। ठीक है, फिर या और क्या होनी चाहिए, या फिर संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए उसको। तो उसके लिए क्या क्या आता है, पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, चौथा संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार में किसी भी कर्मचारी वेतनभोगी कर्मचारी ना हो, फिर पांचवा वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसमें देखेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होती है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 66(1) में लिखी गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य निर्वाचित भी और मनोनीत भी, ठीक है, एक संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसमें सिर्फ दोनों संसद के मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं और इसमें निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं दोनों राज्यसभा और लोकसभा के, लेकिन
उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो चुनाव में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा था, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, और राज्य विधानमंडलों के जो हमारी विधानसभा है उसके भी सदस्य भाग ले रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वही भाग लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते। उपराष्ट्रपति की शक्तियां। उपराष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है, उसके पास ये पावर होती है कि वह सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है। ठीक है, वह सभी विधेयक, प्रस्ताव या प्रश्न, अगर किसी को कोई भी विधेयक प्रस्ताव लाना है या प्रश्न पूछना है तो उसके लिए उपराष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वह अपने पद पर नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस समय उसे वही वेतन और सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक राष्ट्रपति को मिलती हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति जो है वह अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। तो उपराष्ट्रपति के पास क्या कह सकती हैं? पहला तो वह जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति होता है और इसको बैठक स्थगित करने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति के पास में जो विधेयक या प्रस्ताव या उनको विधेयक प्रस्ताव हैं और जो प्रश्न है उसकी अनुमति के बिना नहीं पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति के मृत्यु पर या किसी अन्य कारण से तो अन्य किसी कारणों पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उसको जो वेतन और सुविधाएं हैं वो राष्ट्रपति की दी जाएंगी। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए आगे भारत के उपराष्ट्रपति के से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में लिखा है। अनुच्छेद 64 में क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये किसमें लिखा है? अनुच्छेद 64 में लिखा है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 में क्या लिखा है? यदि राष्ट्रपति नहीं है या किसी भी कारण से उसका पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 66 में क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये लिखा गया है। अनुच्छेद 67 में क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, ये अनुच्छेद 67 में लिखा गया है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद के में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति की दशा में भरने के लिए निर्वाचित सदस्य जो व्यक्ति होगा उसकी पदावधि क्या होगी, ये अनुच्छेद 68 में लिखा गया है। अनुच्छेद 69 में लिखा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 97 इसमें क्या लिखा गया है? उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता है बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के रूप में वेतन ग्रहण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा
अनुच्छेद 64 में लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में लिखा है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 66 में लिखा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 67 में लिखा है उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। अनुच्छेद 68 में लिखा है उपराष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाता है तो पुनर्निर्वाचन का समय क्या होगा, और आकस्मिक रिक्ति हुई है तो जो व्यक्ति नियुक्त किया जाए उसकी पदावधि क्या होगी। अनुच्छेद 69 में लिखा है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण लिखा गया है। अनुच्छेद 97 में लिखा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन उसको नहीं दिया जाता है, उसको जो वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। चलिए, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। जो भी कमियां रही हैं वो भी हमें बताइएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।